नीरू एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। हेलो नीरू बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं। सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूंगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। क्या करे बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा। उनका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है। सब ठीक हो तेरे साथ? माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई? अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और माँ जी से बात हुई है। वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। भगवान करे सब ठीक ही हो। माँ, क्या बात है? रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। कोई कह रहा था रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी। कोई नहीं, अच्छा है। माँ, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। अरे संभाल कर बहन, रुको, मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। शुक्रिया बहन, तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नीरू, तू इस बच्ची को घर छोड़ कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। ठीक है माँ, आज के जमाने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अच्छा, तो आप फौजी हो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरू है, और तुम्हारा? मेरा नाम रेखा है। मेरा घर आ गया, आओ मैं अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरू को अपनी माँ से मिलवाती है। वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती है। बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया। लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ हमारी रेखा का ही है। सचमुच बहुत नेक दिल हैं वो लोग। फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फोटो देखना चाहूंगी। हाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। ये है मेरे पति अशोक जी और ये मेरी सास। राकेश, तुम्हारा होने वाला पति? ये कैसे हो सकता है? ये अशोक नहीं, मेरे पति राकेश हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहा है। बेटी, अब हम क्या करें? अगले हफ्ते रेखा की शादी है। मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो, हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। नहीं, हम राकेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे, बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीरू की आंखों में आंसू तो थे, पर एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। नीरू अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती, उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटों को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। रेखा दुल्हन बनी अशोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीरू राकेश को फोन मिलाती है। राकेश, कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? अरे कहाँ नीरू, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तुम समझ सकती हो ना? हाँ, मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। नीरू से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। रूपा भी उनके साथ थी। नीरू चोरी छुपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। बहन जी, वो गहनों के डिब्बे और नगद रुपए सब तैयार है ना? नीरू कमरे से बाहर आ जाती है। गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। नीरू, तुम नीरू? हाँ, मैं।
तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। 1 सेकंड रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। नीरू, राकेश मेरे पति हैं। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। इतना बड़ा धोखा? नीरू मैडम, इन सबसे कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। राकेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। नीरू, तुम बॉर्डर पर रहती थी, रूपा घर आया जाया करती थी, इसीलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहां से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरू रूपा को कस के जोरदार चांटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राकेश, उसकी माँ और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती है। नीरू एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी। उसके कारण रेखा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरू अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्योछावर कर देती है। एक गांव में कुसुम अपने 3 बेटे मोहन, महेश और मदन के साथ रहती थी। मोहन, महेश और मदन तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी, जिनका नाम था मोहिनी, मीरा और मीशा। तीनों एक दिन सबसे छुपकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं। जहां मोहन अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के साथ कॉफी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर महेश अपनी गर्लफ्रेंड मीरा के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहां पर मदन अपनी गर्लफ्रेंड मीशा के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही मदन मोहन को देख लेता है, तो वहीं मोहन महेश और मदन को देख लेता है और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छुपने की कोशिश करते हैं। ये देखकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स उनसे सवाल करती हैं, क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे अपना मुंह क्यों छिपा रहे हो? अरे, अगर मैंने मुंह नहीं छुपाया तो राज खुल जाएंगे। जान, तुम पर्दे से अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? अरे शोना, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो। किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो? अरे, यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा शोना। यमराज? कहाँ है यमराज? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजों से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी मोहिनी बहुत ज्यादा खुशी से बोलती है, अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम तीनों फ्रेंड्स हो? हाँ, क्यों? आप तीनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप तीनों भी फ्रेंड्स हो क्या? हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम तीनों भाई हैं। ये सुनकर मीरा, मीशा और मोहिनी तीनों ही चौंक जाती हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी कुसुम उन सभी को देख लेती है और वो उनके बारे में सारी जानकारी निकालती है और उसके बाद पंडित जी को उनके रिश्ते के बारे में बात करने को कहती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके तीनों बेटे घर आते हैं तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड्स की फोटो दिखाकर उन तीनों से कहती है, ये देखो, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ तस्वीरें पसंद की हैं। जल्दी से पसंद करके बताओ कि किसे कौन सी पसंद है। हमें ये पसंद है। मुझे सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी पसंद को पसंद किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे कुछ नहीं छुपा पाओगे। तीनों वो फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स पसंद कर लेते हैं। कुसुम तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है। शादी वाले दिन तीनों दुल्हन सज संवर कर आती हैं, जहां उन तीनों की मां मोनी, मोती और माया अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती हैं। देख मेरी बच्ची, अब से यही तेरा असली घर है। इसे अच्छे से संभालना, कहीं भी कोई कमी मत आने देना। लाडो सुन, पति परमेश्वर होता है, तुम हमेशा उसकी पूजा करना,
उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी भी चीज की कमी मत होने देना। ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। तुम्हारा पति जो भी हो, जैसा भी हो, अब उसकी और उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। हम समझ गए माँ, आप चिंता न करें। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं भी अपने ससुराल में सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत रहो माँ, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। तीनों माँ अपनी बेटियों को अच्छे से समझा कर घूंघट करवा कर मंडप में ले जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों भाई सेहरा बांधकर अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि तीनों दूल्हे और दुल्हनों के कपड़े एक जैसे होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ झोलमाल हो जाता है। इसकी वजह से मोहन की शादी मीरा से और महेश की शादी मीशा से और मदन की शादी मोहिनी से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। लेकिन वो तीनों समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप बैठे रहते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो मोहिनी? नहीं मोहन, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं मदन की पत्नी हूँ और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। पर अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, जाने अनजाने में ही सही, पर अब मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियां एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती हैं और अपने अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती हैं। जिस पर एक दिन उन तीनों के पति उनसे कहते हैं, तुम लोगों को बीवी होने का फर्ज निभाना है तो निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। तो आप क्या चाहते हैं, हम तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर रहें? मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ पर एक सौतन नहीं। मैं भी ना किसी की सौतन बनना चाहती हूँ और ना किसी को बनने दूंगी। जो समझना है समझो, पर हम अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते। हमारी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए बीवी है और कोई नहीं। अरे कैसे बेटे हैं आप? आपको सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, अपनी माँ का नहीं। हम तीनों जिसकी पत्नी बनी हैं, हम उन्हीं की पत्नी बने रहेंगे। हम कभी भी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगे। इस तरह वो तीनों एक दूसरे की सौतन बनने से मना कर देती हैं। लेकिन समय के साथ साथ तीनों अपने अपने पतियों को अपना लेती हैं। लेकिन वो तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है, पर तीनों भाई एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं। दूर रह मुझसे, अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड अब मेरी बीवी है तो ये मत भूलिए मेरी गर्लफ्रेंड भी महेश भैया की बीवी है। हम तीनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। तीनों भाइयों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है। अपने बच्चों को इस तरह नाखुश देखकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफी मांगते हुए कहती है, बेटा अपनी माँ को माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरे हाथों से 6 जिंदगियां बर्बाद ना होती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहुओं ने मेरी बेटी बनकर इस घर की इज्जत को संभाल लिया। और दुख इस बात का है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए, भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अरे जब शादी हो ही गई है तो इसे अपनाने में ही भलाई है। लड़ाई में क्या रखा है, अपने ही होकर अपनों से लड़ोगे। माँ जी सही कह रही हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अपनी माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। साथ ही अपनी अपनी पत्नियों को दिल से स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगते हैं।